नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। ज्ञानवापी में ASI के सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लखनऊ से लेकर भोपाल तक सियासत गर्म हो गई। उत्तर प्रदेश में जो नेता जो कुछ बोले सो बोले ही बोले, लेकिन मध्य प्रदेश में नेताओं के बयानों ने सियासत का पारा गर्म कर दिया। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के एक ट्वीट ने सियासी पारा ऐसा गर्म किया कि भोपाल तक बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आते रहे। आखिरकार इन बयानों के चुनावी मौसम में क्या मायने हैं और किस तरीके से जो सियासत है वो आगे बढ़ेगी, हम इन सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कोर्ट भी उत्तर प्रदेश का और केस भी उत्तर प्रदेश का, लेकिन फैसला जो आया तो सियासत लखनऊ से भोपाल तक गर्म हो गई। बोलने वाले बोलते उससे पहले ही बीजेपी के हिंदूवादी छवि के नेता जयभान सिंह पवैया बोल पड़े। ज्ञानवापी मस्जिद में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे की अनुमति पर पवैया ने कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया, साथ में अतीत के कुछ पन्ने पलटकर सवालों को भी खड़ा कर दिया। शरीयत में मूर्ति पूजने वालों को काफिर कहा गया है, काफिरों का कत्ल करके जन्नत मिल जाएगी ये भी कहा गया है। तो वो कैसी मस्जिद जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, त्रिशूल के चिन्ह, कमल पुष्प के चिन्ह ये बने हुए हैं और आप उसको मस्जिद कहे चले जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब एक फैसला समाज की सद्भावना की और एकता की इमारत को बदल देता है। हवा में सियासी नफे नुकसान के रुख को देखकर कांग्रेस का बयान भी सामने आया। सियासी एंगल को नफरती चश्मे की तरफ मोड़ते हुए कांग्रेस बोली, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अगर कोई निर्णय आया है तो मैं मानता हूं उसका सबको सम्मान करना चाहिए। और बाकी जो भाजपा के नेता हैं जो कह रहे हैं कि वो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं उनका ज्ञान सुनना कौन चाहता है, क्योंकि उनके ज्ञान से हमेशा नफरत की बू आती है। कि इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और राजनीति की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ASI सर्वे पर कोर्ट के फैसले से पहले ही ज्ञानवापी पर बयान देकर सियासत को हवा दे चुके थे। मध्य प्रदेश में मौसम चुनावी है, लिहाजा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले मुद्दों पर नेता बयान देने से नहीं चूक रहे। लेकिन सवाल ये है कि मंदिर मस्जिद से जुड़े वो मुद्दे जो कानूनी पहलुओं पर परखे जा रहे हैं, उन पर नेताओं को बोलने की क्या वाकई जरूरत है? आज इसी मुद्दे पर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी इस वक्त, और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए एक खास पैनल होगा। हालांकि जो बीजेपी के गेस्ट हैं वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो आनंद जाट हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मन नगेली जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। बीजेपी से शिवम शुक्ला जी जल्द ही हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जो बात है वो मैं, क्योंकि अभी राजनीतिक कोरम पूरा होने में थोड़ा सा वक्त है, जो बीजेपी के गेस्ट आ रहे हैं, सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार शर्मन नगेली जी से जवाब चाहूँगा। नगेली जी, आप आज का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, हम देखें कि न तो कोर्ट मध्य प्रदेश का, ना जो मस्जिद है जो विषय है केस कहें अगर हम, ना वो मध्य प्रदेश का, लेकिन फिर भी जैसे ही फैसला आया ASI सर्वे को लेकर, जयभान सिंह पवैया का एक जो बयान सामने आया, जो ट्वीट उन्होंने किया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए माननीय शरद जी, जब किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो और उस पर जब कोई बयान आता है, किसी तरह की टिप्पणी होती है, या कोई माननीय न्यायालय के माध्यम से उस पर कोई किसी भी प्रकार का निर्णय, वर्डिक्ट जो भी आता है, तो वो राज्य जिले की सीमाओं से हट जाता है। उसकी सीमा जो है ना वो वैश्विक स्तर की बन जाती है, क्योंकि उस धर्म के लोग वो किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में अपना जीवन यापन करते हैं। और जो धर्मभीरू समाज है, धर्मभीरू लोग हैं,
वो इसको ज़्यादा अपने नज़रिए से देखते हैं, और देखना उनका इसलिए भी वाजिब होता है कि वो धर्मभीरू हैं। और जो धर्मभीरू नहीं है, जो सामान्य चीज़ों को देखते हैं, वो इस तरह की टिप्पणियों पर ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं, और वो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ तक मध्य प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं जयभान सिंह पवैया जी ने जो टिप्पणी की है, हालांकि ग्वालियर उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिलों से लगा हुआ है, आप भी शरद जी वहीं से आते हो और आपको जानकारी भी है, और जो टिप्पणी की है उसके उनके अपने पुराने कारण हैं। क्योंकि एक तो ये है कि माननीय जयभान सिंह पवैया जो है ना, वो उसी तरह की छवि के नेता हैं, और पहले वो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े रहे, उनके वो प्रमुख भी रहे हैं, और देशव्यापी उनकी छवि भी रही है, उन्होंने अपना काम भी किया है। लेकिन दूसरे वर्गों के प्रति उनका रुझान और उनके प्रति लगाव ऐसा देखने में कभी नहीं आया। इसीलिए वो ग्वालियर में चुनाव नहीं जीत सके, और नहीं जीत सके तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि अभी यदि उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है तो उनको निजी रूप से कितना उसका लाभ या हानि होगी, ये उन्होंने अपना असेसमेंट किया होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में यदि बात करें तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जो कि नवंबर में संपन्न होना है, और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस नहीं किया है, संभवतः वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अनाउंस करेंगे। उसके बाद से मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा जो है ना, वो बहुत तेजी के साथ चढ़ेगा। लेकिन शरद जी, जैसा कि आपने अपने पैकेज में बताया कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक जो घटनाक्रम है, वो जो पारा है, वो इसलिए अभी बहुत तेजी के साथ चल रहा है क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और अखिल भारतीय भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों दलों ने अपना इलेक्शन कैंपेन चालू कर दिया। इसलिए थोड़ा सा लोगों का रुझान मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है शर्मा जी, मैं दरअसल इसको इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि उन्होंने जो लिखा है अपने ट्वीट में, और आखिर की जो बात लिखी है, इतिहास के घाव हरे करना उनके लिए लंबा अभिशाप बनेगा। ये एक वर्ग विशेष को लेकर जो टिप्पणी है, मैं उसके राजनीतिक जो मायने हैं वो समझना चाह रहा था, और ये चाह रहा था कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जो पॉलिटिकल एक ध्रुवीकरण जैसी बात है जो कही जाती है कि चुनाव से पहले, जैसा आपने कहा भी कि जिस छवि के वो नेता हैं उससे शुरू होता है। मैं आऊँगा आपके पास, उससे पहले मैं आनंद जाट जी के पास जाऊँ। आनंद जाट जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है बीजेपी नेताओं का, वो आपको ज्ञान वापी के मुद्दे पर नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये चुनाव का समय है जहां जनता तय करेगी कि कौन से मुद्दे होने चाहिए। उस 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद मध्य प्रदेश में 37% आबादी यानी कि 2.5 करोड़ लोग गरीब हैं। मध्य प्रदेश नीति आयोग के इंडेक्स में शिक्षा के क्षेत्र में 19 बड़े राज्यों में 15वें स्थान पर है। स्वास्थ्य की दुर्दशा की स्थिति मध्य प्रदेश में हमने कोविड काल में भी देखी, जब सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत रात में जलती चिताएं राजधानी शहर भोपाल में जली। तो और वो नीति आयोग का इंडेक्स 19 बड़े राज्यों में बताता है कि मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश हर तरफ से फिसड्डी राज्य है, और मध्य प्रदेश में जो गांव के गरीब दलित आदिवासी बच्चे हैं, उनके 2 साल से यूनिफॉर्म नहीं बटे हैं, तो उनके यूनिफॉर्म कौन ले गया? गर्भ में पल रहे बच्चों का पोषण आहार घोटाला करके खा लिया गया। मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, पटवारी परीक्षा में भर्ती घोटाला हो गया। मतलब कितनी बार नाम बदला गया, नाम बदलने की पॉलिटिक्स को भी आप देख रहे हैं, कभी शहरों का नाम, कभी गांव का नाम, कभी कस्बे का नाम। इसी तरह मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम का नाम बदलने की कई कोशिशें हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या कमीशन खोरी का, घोटालेबाजी का चरित्र बदला क्या? पटवारी परीक्षा में व्यापम 3 कहा जा रहा है कि पटवारी परीक्षा जो है व्यापम 3 है, व्यापम 1, व्यापम 2। तो एक पूरी पीढ़ी को बेरोजगार रखकर बर्बाद करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में किया गया है। अगर इन सब असली मुद्दों पर बात ना करके हम ऐसे मुद्दे
ठीक है, एक आदमी कह रहा है कि वो इतिहास में जाना चाहिए, एक आदमी भाजपा का ही आके कह रहा है भविष्य में जाना चाहिए। भाई मेरा तो वर्तमान बिगड़ रहा है, मेरे किसानों का कर्ज माफ़ होना आज की ज़रूरत है, मेरे नौजवानों को रोज़गार मिलना आज की ज़रूरत है, जो सस्ती बिजली है या सस्ता गैस सिलेंडर है वो आज की मध्य प्रदेश की ज़रूरत है। क्या उन्हें पूरा नहीं करना चाहिए? ठीक है आनंद जी, मैं आपके पास आऊँगा। शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक मामला जो कोर्ट में है, कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है और कोर्ट उस पर जो है फैसला दे रहा है, एक सर्वे होगा या नहीं होगा, जो भी बात है। लेकिन आपके जो नेता हैं मध्य प्रदेश की, तो चलो हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था, उनका जो बयान था कि अब अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो फिर विवाद तो होगा ही। इस तरीके का जो स्टेटमेंट है जब उनका आता है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई केस कोर्ट में है तो फिर क्या ज़रूरत है कि नेताओं को इस तरीके के बयान देना। मैं आप अभी हमारे साथ जुड़े इसलिए मैं आपको पवैया जी का वो स्टेटमेंट भी कोट करने को कर देता हूँ आपके सामने कि इतिहास के घाव हरे करना, उन्होंने एक वर्ग विशेष को संबोधित किया। उन्हीं की ट्वीट का जो पहली लाइन है वो की है कि एक लंबा अभिशाप बनेगा। मैं इसकी मीनिंग जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ज़रूरत क्या है, आपको क्यों लगता है कि जो केस कोर्ट में है उसमें नेताओं को बयान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अभी आनंद जाट जी ने कही, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि उन्हें अपने भविष्य से ज़्यादा वर्तमान की चिंता है, उनका वर्तमान खराब हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने अपने एक उपन्यास संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा था कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसका अतीत कभी मरा नहीं, वो हमेशा वर्तमान के रथ पर बैठ करके भविष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो हमारी जो विरासत है उसको सहेजना, उसको संवारना, उसको सहेज करके रखना, यह सरकारों का उत्तरदायित्व है। और यह सरकारें अगर उस दिशा में कंसर्न रहती हैं, उस दिशा में अगर निर्णय लेती हैं और कानूनी प्रक्रिया के विधि सम्मत तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो इसमें गलत क्या चीज़ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो चीज़ कोर्ट में है अगर वह कंटेंटियस है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, अदालत ने भी अपना फैसला दिया है, तो उसको हम कैसे, कौन होते हैं निर्धारित करने वाले को, मंदिर है या मस्जिद है, उस पर जो माननीय कोर्ट का फैसला आएगा उसके अनुरूप जो भी पक्ष हैं वह उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। अदालतें तो सबके लिए समान भाव से देखती हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, पवैया जी ने कहा है कि इतिहास के जो जख्म हैं उसको किसी न किसी को तो उसके लिए मलहम का काम करना पड़ता है। अब देखिए, हमने पुरातन काल में देखा कि जो कुछ सवर्ण जातियां थी उन्होंने पिछड़ों का कहीं ना कहीं शोषण किया। रोकूंगा आपको, मैं कह रहा हूं कि पवैया जी क्या कह रहे हैं, शायद आप उनको देख नहीं पाए। उन्होंने ये कहा है कि जो योगी जी हैं उनके सुझाव को मान लेना चाहिए। भाई कोर्ट ने, तो मैं वही बात बोल रहा हूं, होने दीजिए ना, पहले आप सर्वे होने दें। आप कह रहे हैं कि मान लेना चाहिए और कह रहे हैं कि जो शिव भक्त हैं उनको ज्ञान व्यापी और जो ज्योतिर्लिंग है वो सौंप दें। ये कह रहे हैं वो अपने। देखिए, उनका यह निजी विचार है, वह सनातन आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका मानना है कि इन चीज़ों को छूट देनी चाहिए, वहाँ पर पूजा पाठ हो इत्यादि चीज़ें हो, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं। लेकिन मैं बात आपको जो एक मूल बात बोल रहा हूँ, पुरातन काल में अगर कुछ गलत चीज़ें हुई हैं तो उनका प्रायश्चित आज हम आरक्षण के रूप में जो पिछड़ी जाती हैं उनको दे करके कर रहे। उसी अनुरूप जो मुगलों ने, आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति के साथ विध्वंस किया, जिस प्रकार के अत्याचार किया, आताताई एक पूरे देश में हुकूमत की, उससे अगर आज हम कहीं बाहर आना चाहते हैं, उस बर्बरतापूर्ण इतिहास को हम मिटाना चाहते हैं। इस्लाम में तो वैसे भी माना गया है कि उस जमीन पर कब्जा करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है, वह उनकी खुद की जमीन होनी चाहिए, उस पर उनका मालिकाना हक होना चाहिए। अगर कहीं किसी जमीन को तोड़ करके उसकी पूजा की जाती है, वहां पर आराधना की जाती है, तो इस्लाम में तो यह चीज ऑलरेडी वर्जित है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस्लाम में हम बाबरी मस्जिद पर विवाद कर रहे हैं, कभी औरंगजेब के द्वारा बनाई गई मस्जिद पर विवाद कर रहे हैं। इस्लाम में रसूल की पूजा की जाती है, उनकी इबादत की जाती है, उसमें कहीं से भी किसी बादशाह की इबादत करने का प्रावधान नहीं है। तो मस्जिद सिर्फ और सिर्फ एक स्थली है। रोकना चाहूंगा, आनंद जी जवाब देना चाह रहे थे। जी आनंद जी। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि एक 18 साल की सरकार के पास उपलब्धि नहीं है बात करने के लिए। वो कभी इस तरह से मुद्दे को ध्यान भटकाना चाहती है कि इस मस्जिद पर आकर कोई बात कर ले। वो देश के 2 राज्यों में हिंसा हो रही है, देश जल रहा है, प्रधानमंत्री से वक्तव्य की मांग कर रहा है, वहाँ बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन देश में जिस प्रकार का माहौल इस समय बनाया जा रहा है, उस माहौल में ध्यान भटकाने की राजनीति हर दिन होगी। हम बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, यहाँ बैठकर धर्म की व्याख्याएं भी दे देंगे, लेकिन उन सब से होगा क्या? मध्य प्रदेश में 18 साल के शिवराज सिंह चौहान के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद 37% आबादी गरीब है, 2.5 करोड़ लोग। तो 18 साल में मध्य प्रदेश की युवाओं की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो गई है। हम उस पर बात क्यों ना करें? क्यों नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता भी युवा हैं, उन्हें युवा पीढ़ी के लिए भी कुछ बात कहनी चाहिए। 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी, 23 आ गया है, किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर है। शिवम जी, संक्षेप में एक जवाब। देखिए, अभी एक यूएन का डाटा है जिसमें बताया गया कि पिछले 10 सालों में 42% से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले।
उसमें भी सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश के। अगर आनंद जी इतनी सारी बातें रेखांकित कर रहे हैं तो इस चीज को भी उनको रेखांकित कर देना चाहिए लगे। हाँ, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जितने नीति आयोग के इंडेक्स भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यवस्था इस देश को नीति आयोग का इंडेक्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे अपने आंकड़े नहीं है, अपने ही आंकड़ों का फिर गोल पोस्ट बदला, भाजपा के प्रवक्ता ने फिर गोल पोस्ट बदला, 10 वर्षों में कुछ हुई है तो भाजपा के प्रवक्ता ने फिर गोल पोस्ट बदला। पूरे कार्यकाल के दौरान नीति आयोग भारत सरकार की संस्था है, निकालने का काम किया। अपने आप आज जितनी भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, आज प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती है। शिवम जी आने एक एक करके मैं शर्मन नगेली जी को एंटर करना चाहता हूँ। शर्मन जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो विषय है डेवलपमेंट की अगर बात करें, जैसे कांग्रेस कह रही कि भाई 18 साल में आपके पास गिनाने को जो बातें हैं वो करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि क्योंकि चुनाव आते हैं तो इस तरीके के जो बयान हैं वो सामने आने से कोई ध्रुवीकरण जैसी बात होती है और उसका जो पॉलिटिकल फायदा है वो किसी तरीके से किसी एक पार्टी को, मान लीजिए आज कोई फैसला ऐसा है जिस पर बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई ऐसा फैसला हो जिस पर कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो क्या ये विषय उन मुद्दों से ज़्यादा आप लगता है कि प्रभावी होता है आम जनता के बीच में जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं? देखिए माननीय शरद जी, ये जो विषय है धर्म वाला विषय, जो धर्मभीरू समाज है, एक जो वर्ग है वो तो इससे प्रभावित होता है, लेकिन पूरा का पूरा एंटायर मतदाता, एंटायर समाज वो उससे प्रभावित नहीं होता। एक दूसरा, जहाँ तक ये जो विषय की बात है ज्ञानवापी वाली, देखिए जब मामला सब जुडिस है तो किसी भी नेता को, किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी समाज के जो मठाधीश हैं या जो पीठाधीश हैं उनको बयान से बचना चाहिए, क्योंकि अभी एक वर्ग है दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तुरंत। तो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट यदि उसमें स्टे देता है तब क्या स्थिति बनेगी? तो अभी सारे लोगों को अपने कंट्रोल में रहना चाहिए अभी की, चूंकि देखिए धर्म एक ऐसा विषय है कि इससे जो है ना उन्माद बढ़ता है, धार्मिक उन्मादता ना फैले देश में, प्रदेश में, राज्य में, तो लोगों को बचना चाहिए। देखिए जहां तक अभी ये जो बात आ रही कि विकास की बात, देखिए विकास सतत रूप से एक प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने भी किया है, मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनके कार्यकाल में भी बहुत विकास हुआ है जो कि सबके सामने है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब एक मैं अंतिम बात और कहना चाहता हूँ, देखिए माननीय जयभान सिंह पवैया ने जो टिप्पणी की है और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टिप्पणी की है, यदि दोनों टिप्पणियों के संदर्भ को यदि आप देखें तो उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन के दिन हमारे एक वर्ग विशेष के समाज के पास हमारे पार्टी के कार्यकर्ता राखी बंधवाने के लिए जाए, जिससे कि सामाजिक समरसता और वैमनस्यता का जो भाव है वो दूर हो जाए। और दूसरी तरफ जयभान सिंह पवैया किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं ये उनके दल के लोग जाने, कौन सही है कौन गलत है वो इसमें निर्णय करें। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे की वजह शायद ये भी हो सकती है कि जिस विचारधारा, जैसा आपने शुरू में कहा था कि हिंदूवादी छवि के नेता हैं, तो जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं ये उनको सूट करता है? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। शिवम को जवाब देना चाह रहे थे। शिवम जी, मैं इसमें और एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जहाँ फैसला आपको लगता है कि आपके पक्ष में या आपके फेवर में है कोर्ट का, वहाँ आप टिप्पणी करते हैं, और जहाँ कोर्ट आपसे सवाल जवाब करता है वहाँ आपके नेता या तो जवाब नहीं देते या बयान देने से बचते हैं। जब कोर्ट कहता है कि अगर आप दखल नहीं देंगे, मैं किसी पर्टिकुलर राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सभी दर्शक खबरों में रहते ही हैं और जानते ही हैं, तो जब कोर्ट ये कहता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमको करना पड़ेगा, वहाँ आप इतनी मुखरता से अपनी बात नहीं रखते। लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है या हिंदू धर्म की बात आती है, इस तरीके के जब मुद्दे आते हैं तो आपके नेता बड़ी तत्परता से प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है, सरमन जी ने अभी कहा कि एक और प्रधानमंत्री जी सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपना कम्युनल एजेंडा चला रही है। मैं आपको एक बात रेखांकित कर देना चाहूंगा कि देखिए, जिहादियों के ऊपर आघात, उनके जो भी मंसूबे हैं उनको नाकाम करने का प्रयास यह हमारी सरकार करती है, और उसके साथ ही साथ जो लोग समाज में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं उनको संरक्षण देना, उनको आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर देना, इस दिशा में भी हमारी सरकार सजग है। प्रधानमंत्री जी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारे देश में एक सिद्धांत है जुडिशियल रेमेडी का। जितने भी कानून बने, जितनी भी विमर्श हो, तमाम चीजों में हर व्यक्ति के पास वह स्वायत्तता रहती है। अब हम राम मंदिर की बात करें, जब राम मंदिर बन रहा था तो यह कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, उनके नेताओं ने कुछ नहीं किया, वह तो माननीय अदालत के फैसले पर बन रहा है। मानते हैं कि अदालत के फैसले पर बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबे
वर्षों तक उसके लिए संघर्ष, उसके लिए सतत बीड़ा उठाए रखने का काम भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के नेतृत्व ने किया, और उसके पश्चात आज इतना भव्य और दिव्य स्वरूप में मंदिर बनने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम कर चुकी थी, आज उसके नेता मंदिर मंदिर फिरने को विवश है। यह हमारा राजनीतिक एक विजयी है कि हमने उनको भी इस चीज के लिए विवश किया कि हमारी जो मान्यता है, हमारी जो आस्था है, उसका सम्मान करना सीखें, और जो इटली की संस्कृति को इस देश में चलाने का प्रयास किया जा रहा था उससे बाहर निकले। तो हमें यह बात समझ लेनी होगी कि प्रधानमंत्री जी इस देश में बिल्कुल इस चीज को एक लकीर उन्होंने स्पष्ट खींच दी है कि इस देश में सामाजिक समरसता और जिहादियों के ऊपर आघात, दोनों चीजें साथ साथ में चलेंगी। आनंद जी, तो सामाजिक समरसता की बात है, कहां आपको आपत्ति लग रही है? मध्य प्रदेश में खरगोन में दंगे हुए थे, मुख्यमंत्री की एक अपील बता दीजिए जहां उन्होंने शांति की हो। मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ठीक ऐसा ही मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री ने केवल 36 सेकंड दिए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक तंत्र, पूरी सरकार विफल हुई है। भाजपा की सरकार थी मणिपुर में और अभी है, और मुख्यमंत्री बदलना चाहिए था, वो नहीं बदला, जो असफल था। ठीक इसी तरह मनोहर लाल खट्टर साहब हरियाणा में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा जल रहा है, जहां आज तक कभी दंगा नहीं हुआ था भाजपा की सरकारों में। मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले भाजपा के नेताओं ने बड़े नफरती बयान दिए थे, कहा था लव जिहाद हो रहा है, कहा था धर्मांतरण हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकारों को, नाकारा सरकारों को बदलना चाहिए, जिसमें ना धर्म सुरक्षित है, ना धर्म की बेटियां सुरक्षित है। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि मणिपुर में एक सैनिक की पत्नी को उन्मादी भीड़ ने नग्न करके परेड करवाई, और उसका वीडियो बनाने वाला शख्स जो है भाजपा की सरकार में गिरफ्तार किया गया है। ये भाजपा का न्याय का चेहरा है कि जो न्याय की मांग करे या जो अत्याचार को दिखाने का प्रबंध करे, शूट द मैसेंजर, यानी कि जो मैसेज देने वाला है। और मैं समझता हूं कि देश और प्रदेश का मीडिया भी आज इसी कारण कठिनाई और चुनौती के दौर में गुजर रहा है। मैं बहुत विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूं, और आगे इस प्रश्न को और आगे आपके दर्शकों तक पहुंचाता हूं कि मध्य प्रदेश का अगर विकास करना है तो ऐसी सरकार को बदलना होगा जो गरीबी दूर नहीं कर पाई, जो गौमाता को आश्रय नहीं दे पाई। आज जो सड़कें हैं, सड़क पर आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, सड़कों पर गौमाता है। आदरणीय कमलनाथ जी आए थे तो उन्होंने गौमाता को आश्रय देने का प्रबंध किया था। जवाब देना चाह रहे हैं। जी अरे शिवम जी दे रहे हैं जवाब, दे रहे हैं, आप हो गया पर आप समय दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो गौ माता की बात जब में बिल्कुल गौ माता से शुरू कर देते हैं। यह कांग्रेस पार्टी जो गौरक्षकों के ऊपर गोली चलवाती है, राष्ट्रीय राजधानी कुछ क्षेत्र में चलवाती है जहां तमाम सत्ताधीश रहते हैं, संसद के पास चलवाती है, तब किसी ने चू नहीं रेगी थी किसी के कान में, तब देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था। आज यह लोग गौरक्षा की बात करते हैं। इतने वर्षों तक हमने गाय को लेकर के तमाम नीतियां बनाई, तमाम योजनाएं बनाई, और वह कई स्तर तक जाकर के दूसरी महिला सुरक्षा की जब हम बात हैं तो हमको शाहबानो भी याद रखना चाहिए, हमको राजस्थान भी याद रखना चाहिए। इनकी अपनी विधायक कहते हैं मैं अपनी सरकार की बात करेंगे, अगर ऐसे होगा तो फिर बात नहीं हो पाएगी। हाँ आनंद जी, बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट आपका प्लीज जल्दी। भाजपा के प्रवक्ता ने मेरी बात को प्रूव किया, वो वर्तमान में बात नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुदनी विधानसभा से आता हूं और हर गांव में 150 से 200 गायें जो हैं वो बिना आश्रय के जो है गांव में बैठी हुई है, सड़कों पर बैठी है, और इसको आप रोज देख रहे होंगे। गौमाता को आश्रय देना पुण्य का काम है, और मैं समझता हूं धर्म का काम है। इसलिए कमलनाथ जी की सरकार को आना चाहिए और इस निठल्ली सरकार को, नाकारा सरकार को जाना चाहिए। ठीक है। अब तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, हालांकि मैं शर्मन नंगेली जी के पास जाना चाह रहा था लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब जबकि चुनाव का समय आ गया है तो फिर क्या ये जो मुद्दे हैं इस वक्त में हो रहे हैं वो ज़्यादा हावी रहेंगे, या फिर जो मुद्दा वाकई में चुनाव का होना चाहिए, डेवलपमेंट की हम बात करें या योजनाओं की बात करें, जनहित के मुद्दों की बात करें, तो क्या वाकई में ये जो आने वाला समय है खासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से वो किस करवट होगा, ये देखने वाली बात होगी। जवाब तो देना होगा हमें। आज बस इतना ही।